So hey guys, welcome back to our channel, that is BSEM by Paras Khatri, and the topic which we are discussing today is of class 9 chapter 4 history, forest society and colonialism. तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म के बारे में समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये फॉरेस्ट सोसाइटी इंडिया की कंसिस्ट किससे करती है, कितने नंबर ऑफ हमारे पास में कंसिस्टिंग फॉरेस्ट है. तो ऑन एन रफ आइडिया वी हैड 9.3% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट लाइज इन इंडिया. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड का अगर 100% फॉरेस्ट है तो उसमें से लगभग 9-10% जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंडिया के अंदर आता है, which consists of around 14 million square kilometers of forest. ठीक है, तो इंडिया के अंदर लगभग 14 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ जो है वो फॉरेस्ट है. और अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बेसिक सी बात है कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि फॉरेस्ट से निकलते हैं और हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं. जैसे कि द पेपर विच वी आर यूजिंग, टिम्बर यानी लकड़ी की बात करें, बाकी बहुत सारे ऐसी आप कह सकते हो कि इवन जो ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ों से, इसके अलावा कॉर्न, हनी, ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, ठीक है, हर्ब्स होती हैं. इसके अलावा बहुत सारी डाइज होती हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, उसके अलावा स्पाइसेस हो गई, ग्रास हो गया, वुड हो गया फ्यूल के लिए. तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि हमारे को फॉरेस्ट से मिलता रहता है, इसीलिए फॉरेस्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी सिविलाइजेशन का. लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है वो ये सब कुछ चीजें जो है वो हमारे से दूर होती जा रही है. व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप एक एम्प्टी अमाउंट, मतलब आप कह सकते हो कि एक बड़े अमाउंट में जब आप बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करने लगते हो, फॉरेस्ट को काटने लगते हो, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. अब जो डिफॉरेस्टेशन है उसका जो है वो मतलब कि अगर हम जो है वो मतलब कि एक फैक्ट समझ लें तो सिर्फ और सिर्फ 200 साल के अंदर 1700 से लेकर के और 300 साल समझ लो, 1700 से लेकर के और 2000 तक जो है वो करीब करीब जितना टोटल हमारे पास में फॉरेस्ट एरिया है वर्ल्ड का, उसमें से लगभग 60% फॉरेस्ट एरिया काट दिया गया. ठीक है, और अब ये अगर ये तो अभी हमने 2000 तक की बात करी, अगर अभी हम ये सिर्फ पिछले 20 साल की बात कर लेना तो ये जो फिगर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी. हो सकता है ये 80% या 85% तक भी पहुंच जाए. ठीक है, पर अब आप कहोगे फिर हम लोग ऑक्सीजन ले कैसे पा रहे हैं, हम ये सब चीजें ले कैसे पा रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट टर्म है क्योंकि वो एफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है. एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जब आप डिफॉरेस्टेशन को काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एफॉरेस्टेशन करते हो, ठीक है, मतलब कि आप पेड़ों को लगाना शुरू करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा कहीं हद तक बैलेंस हो जाते हैं. तो जितना नुकसान हुआ उतना बैलेंस हो जाता है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन तो हो रहा है एंड दैट्स अ बिटर ट्रूथ. अब बात करते हैं कि ये कॉजेज क्या है जो इतने बड़े अमाउंट पे डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है. इसका कॉजेज क्या है? सबसे पहले तो फूड ग्रेन्स की कल्टीवेशन. ठीक है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना हर पीएम का सपना रहा है. आज तक जितने भी पीएम रहे, जितने भी प्रधानमंत्री रहे, उन सबका एक एजेंडा रहा कि इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट. और अभी ये पिछले 5 साल पहले जो है वो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हुए इन टर्म्स ऑफ ग्रेन. मतलब एटलीस्ट अब हम खाना अपने देश का ही उगाया हुआ खा रहे हैं, कहीं दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. तो उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए वी नीड एग्रीकल्चरल लैंड. और एग्रीकल्चरल लैंड कहां से मिलेगा? जब आप जंगलों को काटोगे. तो वो डिफॉरेस्टेशन उसकी वजह से होता है. इसके अलावा रबर, कॉफी, टी, ये कुछ ऐसी प्लांटेशंस हैं जो कि इंडिया की ऑथेंटिक प्लांटेशंस नहीं मानी जाती. आज से अगर आप 100-200 साल पहले की बात करो तो इंडिया में टी, कॉफी, रबर फिर भी थोड़ा बहुत था, फिर भी कहीं हद तक रबर के प्लांट्स इंडिया में थे, लेकिन टी, कॉफी का तो नामो निशान नहीं था क्योंकि वो इंडिया के है ही नहीं है. तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, एक एक्सेसिव बर्डन पड़ा कि एक तो हमारे को अपने जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, अनाज है, चावल है, दालें, उनके लिए तो हम कर ही रहे थे डिफॉरेस्टेशन उनको उगाने के लिए, लेकिन एक एक्सेसिव प्रेशर तब बन गया जब अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पे टी, कॉफी की डिमांड करनी शुरू कर दी. तो उसकी वजह से जो वो हमारे को टी, कॉफी के प्लांटेशन भी करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो उसका एक एक्सेसिव बर्डन पड़ा और हमारे को पेड़ों को काट के जमीन को, फॉरेस्ट एरिया को काट करके उसे कल्टीवेशन का एरिया बनाना पड़ा. इसके अलावा क्या हुआ, इंपीरियल शिप बिल्डिंग प्रोसेसेस के लिए. इंपीरियल शिप बिल्डिंग का मतलब क्या है? इंपीरियल हेयर स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अब उस टाइम पे कोई एयरक्राफ्ट तो होते नहीं थे
कि आपका यहाँ से सामान लेकर के वहां तक जाना है तो एयरक्राफ्ट में डाल के ले गए, तो उनके पास तो एक ही ऑप्शन होता था कि शिप्स में सामान डालो और ले जाओ, है ना। तो शिप्स बनाने के लिए वो इंडिया के फॉरेस्ट को कटवाते थे, डिफॉरेस्टेशन कराते थे, फॉरेस्ट को कटवाने के बाद में उससे शिप्स बनवाते थे। इसके अलावा रेलवेज एक बहुत बड़ा इश्यू है। अब रेलवेज दो तरीके से कारण है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। रेलवेज दो तरीके से बनता है, कारण बनता है। एक तो ये कि अगर आपको कनेक्टिंग वेज चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कनेक्टिंग वेज चाहिए, कनेक्टिंग वेज मतलब आपको रेलवे की पटरियां बिछानी है, तो आपको जंगल तो काटने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में जंगल पड़ेंगे ना। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, बीच में जंगल पड़ रहा है, तो आपको जंगल काटना ही पड़ेगा, तभी तो आप वहां पर पटरियां बिछा पाओगे। तो एक तो ये रीजन हो गया। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आपने कभी ये देखा हो कि ट्रेन की पटरियां कैसे डली होती हैं, तो ट्रेन की पटरियां ना ऐसे डली होती हैं कि नीचे एक लोहे की रोड होती है, बहुत हैवी लोहे का रोड होती है, ठीक है, और उसके ऊपर पटरियां लगी होती हैं, कसी होती हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। पर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले वो नीचे लोहे की रोड नहीं होती थी, पहले वो क्या होता था, उसके नीचे लकड़ी के बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ऐसे गट्ठे से होते रहे, मतलब लकड़ी होती थी बहुत मोटी, इतनी मोटी ऐसे लकड़ी के ऐसे लगे होते थे, ठीक है, उसके ऊपर पटरी बिछी होती थी, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले स्टीम का इंजन था। स्टीम के इंजन की प्रॉब्लम ये होती थी कि उसको ना, अगर वो उसकी जो फ्रिक्शनल मूवमेंट थी ना वो ज्यादा थी, क्योंकि स्पीड कम थी तो फ्रिक्शन ज्यादा होती थी। अब वो फ्रिक्शन को संभालने के लिए लोहा नहीं यूज किया जा सकता था, उसके लिए सिर्फ लकड़ी यूज की जा सकती थी उसके प्रेशर को झेलने के लिए। पर अब क्या है, अब क्योंकि स्टीम इंजन है नहीं है और लकड़ी की कमी है, तो इसीलिए उसके नीचे आयरन की वो फिलिंग डाली जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वो, क्योंकि अब आप देखो पूरे इंडिया के अंदर अगर पटरी बिछी और कितने कितने गैप पे, बस इतने गैप पे, इतने से गैप पे एक नया डालना पड़ता है। यहाँ डाला हुआ है तो एक यहाँ लकड़ी डालनी पड़ेगी, फिर एक लकड़ी डालनी पड़ेगी। तो सोचो कि कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ी होगी, तो वो लकड़ी कहां से आएगी? सब डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा जब आपको जो वो मतलब कि स्टेट का रेवेन्यू इंक्रीज करना होता है, ठीक है, मतलब कि क्या है कि अगर आप चाहो कि कंट्री का रेवेन्यू बढ़े, कंट्री की इनकम बढ़े, तो उसके लिए भी यू हैव टू डू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करने से क्या हुआ, जो डिफॉरेस्टेशन करने के बाद लकड़ी मिली, जो भी सामान मिला वो भी बेचा, और बाद में जमीन खाली हो गई तो उसमें फैक्ट्री लगा ली तो वो सामान भी बिकेगा। तो इस तरीके से फिर ब्रिटिशर्स को थोड़े टाइम बाद समझ में आई कि यार गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? वो कहते यार हमको जो शिप बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती है वो तो ये गांव के लोग या यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काट के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने यूजेस हैं, है ना भाई। इंडिया में चूल्हे में ही खाना बनता था ना, अभी आज से 30 साल पहले भी चूल्हे में खाना बनता था, ठीक है। तो चूल्हे में खाना बनाने के लिए कैसे खाना बनेगा? या तो कोयले से बनेगा या लकड़ी से बनेगा। और कोयला क्या है, कोयला भी या तो आप लकड़ी से ही कोयला बनाओगे या फिर आप खोद के कोयला निकालोगे। तो अगर खोद के भी निकालोगे तो वो कम है, जमीन में कम है, इट्स अ स्कार्स रिसोर्स, है ना, उसकी कमी है। और जो लकड़ी से बनाओगे तो वो तो फिर लकड़ी से बन रहा है, तो भैया लकड़ी काटनी पड़ेगी उसके लिए। तो अल्टीमेटली डिफॉरेस्टेशन। तो सरकार को ये चीज समझ में आई कि यार, अब सरकार कोई ऐसा नहीं थी, मतलब ब्रिटिश सरकार कोई ऐसा नहीं सोच रही थी ओहो यार इनका भला करें, बचाएं पेड़ों को, ऐसा नहीं सोच रही थी। वो तो अपने बेनिफिट के लिए सोच रही थी। कहती यार हमें तो शिप के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ी मिल नहीं रही, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोकल लोग ले जाते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया, ठीक है, जर्मनी से एक एक्सपर्ट को बुलाया, डिट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है। तो ये जो डिट्रिच ब्रैंडिस थे ये एक जर्मन एक्सपर्ट थे, फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है वो पहले कुछ स्टडी करी, यहाँ पे आकर के लोगों का यूजेस देखा, समझा कि कैसे लोग यहाँ के यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को शुरू किया 1864 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया 1865 में, ठीक है। 64 में पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की शुरुआत करी, ठीक है, और उसके बाद में 65 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। उस एक्ट के अंदर उन्होंने कुछ सजेशंस दिए गवर्नमेंट को कि क्या क्या किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो लोगों को ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से वो इन प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, अवेयरनेस फैलाई जाए, कंजर्वेशन मूवमेंट चलाई जाए। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स बनाए उन्होंने, ठीक है, कि जिन रूल्स के हिसाब से अगर कोई फॉरेस्ट के अंदर विदाउट एनी वैलिडेशन घुस जाएगा, वैलिडेशन समझते हो ना, मतलब बिना परमिशन के घुस जाएगा, तो उसको ये जो है वो मतलब कि चालान काटे जाएंगे, ये जो है वो उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी एंड ऑल। इसके अलावा फॉलिंग
ऑफ ट्रीज या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को अलाउड होगा कि वो पेड़ों को काट सकेंगे, ठीक है, और किसी को अलाउड नहीं होगा। ये जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था ना अभी, ठीक है, उसमें भी आप ये वाला पॉइंट डाल सकते हो। जब हमने वहां पे भाई कैटल ग्रेजर्स के बारे में तो समझ रहे थे हम, तो उनकी प्रॉब्लम्स इससे ही तो थी, ठीक है, तो ये एक्ट, ये पॉइंट आप वहां पे भी डाल सकते हो। अब 1878 में जो एक्ट आया उसने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक विलेज फॉरेस्ट। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे उसके अंदर वो क्या थे, वो बेस्ट फॉरेस्ट थे। बेस्ट फॉरेस्ट मतलब उनके अंदर सारे अच्छे क्वालिटी के पेड़ थे, अच्छे क्वालिटी के पेड़ भी थे और अच्छे आप कह सकते हो कि उसके अंदर वैल्यूएबल आइटम्स मिलती थी, ठीक है। तो उनको तो कर दिया गया क्या, उनको तो कर दिया गया बिल्कुल रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब उसके अंदर वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व है और कोई भी गांव का बंदा या यहाँ का लोकल इंसान वहां पर एंट्री भी नहीं कर सकता। बाकी दूसरे थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वहां पे क्या थे, वहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट दोनों में ही जो गांव वाले थे वो उन्हें परमिशन के साथ जाना पड़ता था वहां पे, ठीक है। तो परमिशन के साथ जाकर के वो वहां से जो सामान चाहिए वो ले सकते थे अगर परमिशन मिलेगी तो। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया देहरादून के अंदर 1906 के अंदर, और वहां पर ही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई गई, ठीक है। वहां पे लोगों को अवेयर किया गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई गई कि किस तरीके से पेड़ों को बचाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। नॉन इसके अलावा जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी ना, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज जरूर लिखनी है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ये समझाती थी कि अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग पेड़ जो अलग अलग स्पेशीज के हैं उनको एक साथ लगाने की बजाय एक ही स्पेशीज के प्लांट अगर एक साथ लगाए जाए, इन अ रो लगाए जाए, इन अ कॉलम लगाए जाए, तो वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव करते हैं, ज्यादा अच्छी उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, और उनकी लाइफ भी बढ़ती है। तो उन्होंने इस चीज को एनकरेज किया और यही किया गया बाद में। फॉरेस्ट लॉज के इम्पैक्ट की बात करते हैं। आप फॉरेस्ट के लॉज एप्लीकेबल हो गए कंट्री के अंदर, ठीक है, तो इसका फर्क क्या पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा लोगों के ऊपर। सबसे पहले तो जो वहां के लोकल लोग थे, सबसे पहली समस्या तो उनके लिए आ गई, क्योंकि उनका तो काम ही उससे चल रहा था, फॉरेस्ट को काट रहे थे, ठीक है, उससे चूल्हा जला रहे थे, खाना खा रहे थे। उसके अलावा उनके जो मतलब कि उनके जो पशु थे वो वहां पर ग्रेजिंग करने जाते थे, वो वहां पर हनी कलेक्ट कर लिया करते थे, वहीं से फ्रूट्स ले लिया करते थे और फ्लावर्स ले लिया करते थे, उसी को खाते थे, ठीक है। तो उनका जो है वो मतलब कि इसी के ऊपर बेस्ड था उनका सारा लाइवलीहुड, तो उनका लाइवलीहुड सारा बर्बाद हो गया। इसके अलावा जो लोकल पुलिस कांस्टेबल थे और फॉरेस्ट गार्ड्स थे उनको भी जो है वो मतलब कि वहां पर लगा दिया गया और वो लोगों को हैरेस करते थे, ठीक है, और जो है वो मतलब कि लोगों को हैरेस करते थे, लोगों से फीस लेते थे, ठीक है, रिश्वत ले लिया करते थे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसके अलावा जो है वो मतलब कि जो वुमेन चोरी छुपे कई बार घुस जाया करती थी फॉरेस्ट के अंदर फ्यूल इकट्ठा करने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, उनकी सेफ्टी का बहुत कंसर्न आ गया था, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे केसेस ऑफ रेप्स, बहुत सारे केसेस ऑफ मोलेस्टेशन उस दौरान देखने को मिले, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पुलिस वाले होते थे या फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स होते थे वो इन लेडीज को जो है वो मतलब कि मोलेस्ट करते थे। अब लोगों को क्या है कि लोगों को फोर्स किया जाता था कि भाई चोरी करना चाहो तो चोरी कर लो, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि वो जब परमिशन मांगते थे तो परमिशन उन्हें मिलती नहीं थी, ठीक है ना। तो वो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता था, चोरी करना, और चोरी करने के बाद में या तो उनको जेल जाना पड़ता था या फिर उनको हैवी ब्राइब्स देनी पड़ती थी, ठीक है, मतलब रिश्वत देनी पड़ती थी। बहुत सारे जो पेस्टोरलिस्ट थे, कल ही पढ़ा हमने, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया था। क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों घोषित कर दिया गया था? बिकॉज वो थोड़े से ना रिजिड नेचर के होते हैं। रिजिड नेचर समझते ना, जिद्दी, कि हम तो करेंगे। तो उसके बाद उसकी वजह से कई बार उनको जेल भेजना पड़ा, करना पड़ा, तो उनके ट्राइब्स को तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि यहाँ दिखने ही नहीं चाहिए, ठीक है, और उनको जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा उनको फोर्स किया गया, उन ट्राइब्स को
या गांव के लोगों को फोर्स किया गया कि आप लोग जाओ फैक्ट्रीज में, जाओ वहां पर काम करो, वहां पे आपको खाने की सुविधा वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनको किसी न किसी तरीके से संभाला गया। अब इससे क्या हुआ, क्योंकि अब जो पूरे फॉरेस्ट थे वो रिजर्व हो चुके थे, तो अब पूरा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो अब उन्होंने इसका ट्रेड करना शुरू कर दिया, उन्होंने इससे बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्यों बिजनेस करना शुरू कर दिया भाई? सिंपल सी बात है, जब मेरे पास मेरे खेत में कोई चीज उग रही है तो उसको बेचने का अधिकार मेरा है। तो बहुत सारे न्यू फॉरेस्ट ट्रेड होने शुरू हो गए, बिजनेस होने शुरू हो गए। जैसे ब्राजीलियन लोग, ठीक है, मुनरुकू, ठीक है, जो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने पेड़ों से रबर कलेक्ट करके बेचना शुरू कर दिया। इंडिया के जो बंजारास थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने एलिफेंट के जो दांत होते हैं, उनकी खाल होती है, उन सब का बिजनेस करना शुरू कर दिया। कोरावा, कराचा, येरुकला, ये लोग मद्रास के ट्राइब्स हैं, इन्होंने जो है वो फैक्ट्रीज में, माइंस में, इन जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अब फॉरेस्ट के लिए रेबेलियंस शुरू हो गए, क्रांतियां शुरू हो गई, मतलब कि विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। एक तरीके से लोग गुस्सा हो गए। तो उसकी वजह से मेजर 3 रिवोल्ट्स हुए, मतलब 3 क्रांतियां हुई। एक संथल क्रांति, संथल रिवोल्ट बोलते हैं उसे, 1855 से 56 में। इसके लीडर थे सिद्धू और कन्नू। इसका जो रीजन था वो झारखंड में था, ठीक है, झारखंड के एरिया में हुआ था ये। दूसरा था मुंडा रिवोल्ट, जो कि 1898 से 99 के बीच में हुआ। बिरसा मुंडा, ये बहुत फेमस था, ठीक है, बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। ये छोटा नागपुर झारखंड के अंदर हुआ था ये भी। और तीसरा था रंपा रिवोल्ट, जिसके लीडर थे अलूरी सीतारामा राजू, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए क्या किया गया, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए क्या किया गया, क्या किस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लिया गया। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को जो वो मतलब कि काटा जाता था और उसको वहां पर जला दिया जाता था। जलाया इसलिए जाता था ताकि जो अंडरग्राउंड रूट्स हैं वो मर जाए, वो निकल जाए। वरना होता क्या था कि अगर फॉरेस्ट को सिर्फ काटने के बाद डायरेक्ट उसमें कल्टीवेशन कर दी जाए तो जो नीचे अंडरग्राउंड जो रूट्स रह गई हैं प्लांट्स की, पेड़ों की जो रूट्स रह गई हैं वो ऊपर आ जाती थी पेड़ बन के, और सारी मेहनत जो है वो खेती की हुई वो खराब हो जाती थी। इसके अलावा सीड्स जो है वो मतलब कि एशिज में सोन किए जाने लगे। एशिज मतलब राख में क्यों सोन किए जाने लगे? तो ये एक न्यू तरीके की टेक्नोलॉजी तो नहीं, मतलब एक टोटका समझ लो, एक तरीका समझ लो। एक्चुअली क्या होता है, जो राख होती है ना, जो एशिज होती है, उनका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत होती है। आप कभी अपनी दादी नानी से पूछना, वो लोग ना पहले के टाइम पर राख से बर्तन मांज दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा पानी को अपने पास सोख सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ही जो वो मतलब कि सीड्स को उसमें भिगो के उसमें डाल के रखा जाता था मानसून की रेंज में। इसके अलावा क्रॉप्स को अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्ट कर लिया जाता था ताकि ज्यादा सर्दी की वजह से क्रॉप्स खराब ना हो। इसके अलावा कई सालों तक इन्हीं प्लॉट्स पर खेती होती रहती थी, और जो वो मतलब कि 12 से 18 साल के बाद में जो वो मतलब कि इसको खेत को छोड़कर यहाँ पे फिर से पेड़ लगाने के लिए छोड़ दिया जाता था। पेड़ अपने आप उग जाए इसमें और दूसरे खेत पे कर लिया जाता था। तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी। अब सिर्फ पेड़ों को काटना मना नहीं हुआ था फॉरेस्ट लॉज से, एनिमल हंटिंग भी बंद हो गई थी। तो एनिमल हंटिंग की वजह से क्या हुआ, तो जो है वो मतलब जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि एनिमल्स जो है वो मतलब कि बहुत तेजी से कम होते चले जा रहे थे इंडियन रीजन्स के अंदर। लगभग 80,000 टाइगर्स, 1.5 लाख लेपर्ड्स, 2 लाख वॉल्व्स जो है वो सिर्फ 50 साल के एक टाइम इंटरवल के अंदर 1875 से जो 1925 के बीच में इतने सारे जानवर हंट हो गए, मर गए। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मतलब कि उन्होंने खुद 400 टाइगर तो उन्होंने खुद मार दिए थे। तो इसके जो है वो मतलब कि जरूरत पड़ी कि फॉरेस्ट लॉज के अंदर सिर्फ प्लांट्स या फिर ट्रीज को ही नहीं बचाना है, जानवरों को भी बचाना जरूरी है। तो अभी हमने बात करी थी कि रिवोल्ट्स हुए थे, तो अब एक जगह है बस्तर, ठीक है। बस्तर जो है वो बेसिकली क्या है कि
वहां के जो लोग हैं वो सारी डिफरेंट बातें बोलते हैं, डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, और वहां से इंद्रावती रिवर भी फ्लो होती है ईस्ट टू वेस्ट। ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पास पड़ता है बस्तर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बस्तर के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर जो है वो जो रंपा रिवोल्ट हुआ था वो बस्तर के एरिया में ही हुआ था। ठीक है, जो अभी रंपा रिवोल्ट की बात करी थी वो बस्तर के एरिया में ही हुआ था। तो बस्तर का जो मतलब कि एरिया था, वहां पे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि लगभग जो 2/3 ऑफ फॉरेस्ट है उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो रिजर्व कैटेगरी में डालने से जो लोग हैं उनका कनेक्शन उससे टूट जाएगा। इसके अलावा वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करवा दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी समझाया ना, एक जगह पर करके फिर 12 साल बाद या 12 से 18 साल के बीच में उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह करना। तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करवा दी गई। वहां पर हंटिंग बंद करवा दी गई थी। लोगों को फॉरेस्ट से कुछ भी लेना बंद करवा दिया गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पहले के इंफॉर्मेशन के अपनी जगह से डिस्प्लेस करवा दिया गया था, अपनी प्लेस से हटा दिया गया था। इसके अलावा लोग जो है वो रेंट पर रहने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनकी अपनी जमीन जो है वो जा चुकी थी। अब क्या हुआ कि इतने सारे जो रिवोल्ट्स चल रहे थे वो रिवोल्ट्स अब रुक गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों की जो मेहनत थी, जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, उसका नतीजा मिला। और कई सारे जो फॉरेस्ट रिजर्वेशंस थे, मतलब बहुत सारे जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, उनको टेम्पररीली फ्री कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि रिवोल्ट्स बढ़ते चले जा रहे थे, विद्रोह बढ़ते चले जा रहे थे, देश के अंदर क्रांति होती जा रही थी। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट भी थे उनके एरिया को रफली हाफ कर दिया गया, मतलब लगभग आधे तक कम कर दिया गया रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट को। ठीक है, सो दैट्स ऑल। ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, कुछ पार्ट इसका रह रहा है, बट अभी फिलहाल वो आपके टॉपिक में है नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट टू लास्ट ईयर ही काट दिया गया था। बाकी किसी को कराया हो तो बता देना। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो और कमेंट में पूछ सकते हो। बाय। क्या कह रहा है? लाइक करें।